माय डीमन वाइफ की 7वीं एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांग हथियार बनाने वाली क्लास में चला जाता है। टीचर उसे एक पेन दिखाते हैं जिससे वो एक तलवार बनाते हैं। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या ये एक मैजिकल पेन है, क्या हम इससे कुछ भी बना सकते हैं। टीचर मार्टिन स्टेज से नीचे उतर आते हैं और उसे कहते हैं हाँ तुम इससे कुछ भी बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास गोल्ड अलॉय क्रिस्टल होना चाहिए जैसा कि मेरे पास है। मेरे पेन में एक क्रिस्टल लगा हुआ है। जियांग मार्टिन से कहता है तो इसका मतलब तुम मैजिक इस्तेमाल कर रहे हो। मार्टिन उसे कहता है नहीं, हम लोग यहाँ पर फोर्जरी करते हैं, मैजिक इस्तेमाल नहीं करते। जियांग उस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर सोचता है अगर ये तलवार बना सकता है तो हम इससे गन्स भी बना सकते होंगे। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है क्या इस क्रिस्टल को यूज करने के लिए हमें मैजिक की जरूरत होती है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं नहीं, ये सारा मैजिक इस क्रिस्टल का है, इसे तो कोई बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर होने की जरूरत नहीं, लेकिन इन क्रिस्टल्स की बहुत सारी इकसाम है। जैसे कि मेरे पेन के ऊपर देखो, यहाँ पर गोल्ड एलॉय क्रिस्टल है, ये सबसे ज्यादा यूनिक है। इससे तुम कोई भी चीज बना सकते हो सिर्फ सोचने से ही। जियांग टीचर से कहता है इसका मतलब ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या इसको इस्तेमाल करने के लिए बाउंड्री फोर्स की जरूरत होती है। टीचर मार्टिन उसे फिर से कहते हैं नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि इसे मैजिक और ना ही बाउंड्री फोर्स की जरूरत है। ये क्रिस्टल खुद ब एक मैजिक है। बाउंड्री फोर्स का लफ्ज सुनते ही वो सारी क्लास के लड़के चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं बाउंड्री फोर्स होने में क्या स्पेशल है, हम लोग उनसे ज्यादा बेहतर हैं। जियांग उनकी बातें सुनकर घबरा जाता है। सोल्जर उसे कहता है तुम्हें ये बात नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर सारे यूजलेस लंबर हैं तुम्हारी तरह। इनमें से किसी के पास भी बाउंड्री फोर्स नहीं है, इसलिए इनके सामने इसका नाम भी मत लेना। ये बात सुनते ही जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब ये सब मेरी तरह है, ये भी बेकार इंसान है। जियांग आगे बढ़ता है और टीचर मार्टिन की टांगे पकड़ लेता है और उनसे कहता है प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना ले, मुझे यही क्लास ज्वाइन करनी है। टीचर मार्टिन खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में ये आर्ट सीखना चाहते हो। जियांग चमकती हुई आंखों के साथ उनसे कहता है जी मैं जरूर ये सीखना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक यूजलेस स्लम्बर हूँ। और वो साथ ही एक बच्चे से कागज और पेंसिल लेता है और एक प्यारी सी तस्वीर बनाकर दिखाता है। बाकी के बच्चे उसकी ड्राइंग आर्ट देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम तो ड्राइंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो। टीचर वो ड्राइंग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुमने टेस्ट पास कर लिया, तुम्हारा ड्राइंग स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सोल्जर भी खुश हो जाता है और उसे कहता है मास्टर जियांग मुझे नहीं लगा था कि आपके पास इतना टैलेंट होगा कि आप किसी क्लास में ज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन आप ड्राइंग में तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जियांग हंसते हुए से कहता है अब ये कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी मेरे पास ड्राइंग के अलावा और कोई स्किल नहीं है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं हमारी ब्रांच का वैसे ज्यादा कोई रोल नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कॉम्बैट स्किल सीखते हैं या भी तलवारबाजी सीखते हैं, लेकिन अगर तुमने एक बार फोर्जरी को मास्टर कर लिया तो तुम इसके बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हो। जियांग सोचता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि मुझे ड्राइंग आती है, मैं अपनी ड्राइंग की मदद से अब कुछ भी बना सकता हूँ, ना सिर्फ वेपन्स बल्कि और भी बहुत सारी चीजें जो कि मेरी दुनिया से होंगी। लेकिन उसी वक्त चश्मे वाला लड़का उसे कहता है लेकिन तुम्हें 3 रूल्स का ख्याल रखना होगा, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकते। चश्मे वाला लड़का उसे तीनों रूल्स के बारे में बताता है। सबसे पहला रूल ये होता है कि तुम ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते जिससे जानवरों को नुकसान हो। रूल नंबर 2 ये है कि तुम अपने लिए चीजें बनाने के लिए अपने क्रिस्टल्स को किसी से चोरी नहीं कर सकते, ना ही तुम कोई मटेरियल चोरी कर सकते हो। और अपने क्रिस्टल्स के साथ जो भी चीजें तुम बनाओगे तुम्हें उनकी केयर करना होगी, तुम उन्हें बनाने के बाद फेंक नहीं सकते। और हमारी क्लास का तीसरा रूल ये है कि तुम कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जैसे कि कोई जिंदा जानवर जिसके पास इमोशंस हो। जियांग सोचता है ये रूल्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि टीचर मार्टिन बहुत ही नरम दिल है, इसलिए उनके रूल्स भी अच्छे हैं। जियांग फिर से टीचर के सामने घुटने टेकर बैठ जाता है और टीचर मार्टिन से कहता है प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे ये क्लास ज्वाइन करनी ही है। वो सोल्जर भी टीचर मार्टिन से कहता है हमें यहाँ पर स्पेशल व्हाइट ड्रैगन टीम के लीडर ने भेजा है, अगर आप इसे अपना स्टूडेंट बना लेते हैं तो आपकी वैल्यू उनकी नजर में बढ़ जाएगी। चश्मे वाला लड़का टीचर से कहता है टीचर इसकी आर्ट बहुत ही अच्छी है और ये हमें ज्वाइन भी करना चाहता है, तो इसे रख ले। टीचर हंसते हुए से कहते हैं इस सब की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी इसे रखने वाला हूँ। वो जियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं मुझे इतना अच्छा स्टूडेंट मिल रहा है, मैं इसे क्यों जाने दूं। वे टीचर अपने पास से एक पेन निकालते हैं और उसे जियांग को देते हुए कहते हैं ये पेन हर स्टूडेंट को दिया जाता है जो कि पहली बार क्लास में आता है। उस पेन के ऊपर एक छोटू सा क्रिस्टल लगा होता है। जियांग उस पेन को हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे तो अभी से लग रहा है जैसे मेरे हाथ में जादू की छड़ी लग गई है। नेक्स्ट सीन रॉयल पैलेस का होता है। किंग अपने थ्रोन पर बैठी होती है जबकि रीजेंट उनके सामने खड़े होते हैं। रीजेंट किंग से कहते हैं हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी से फैसला करना है हमें क्या करना है। उसी वक्त मास्टर गुरु और सोफी सास दोनों अंदर आ जाती हैं। किंग भी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। मास्टर गुरु आते ही किंग से कहते हैं कि जो बात मैंने सुनी है क्या वो बिल्कुल ठीक है। ग्रेट ड्रैगन टीम के कैप्टन और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन दोनों को हमारे रीजेंट सजाए मौत दिलवाना चाहती हैं, क्या ये बात ठीक है।
आखिर ये किस किस्म की बात हो रही है? रीजेंट के दिमाग में चल क्या रहा है? रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, मैंने अपने कुछ स्पाई लोगों को वहाँ पर भेजा था नजर रखने के लिए। मैंने सुना था कि वहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही पाया। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है ईस्ट वाले ट्राइब से, और इसके अलावा ग्रेट ड्रैगन टीम के कैप्टन भी उनको हमारा राशन देते हुए पकड़े गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी आर्मी का राशन हम लोग ईस्ट वाले ट्राइब को क्यों दे, और वो भी किंग की बिना इजाजत के। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसके लिए उन्हें सजा जरूर देनी चाहिए। मास्टर गुरु उनसे कहते हैं, ईस्ट में इस दफा बारिश नहीं हुई, इसलिए उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने अपने राशन में से उनकी जान बचाने के लिए उनको राशन दिया है, ताकि हम दोनों ट्राइब्स के दरमियान अमन शांति बनी रहे। अगर हम लोग उनके बुरे वक्त में उनको राशन देते हैं तो इसका मतलब है हमारा रिलेशनशिप उनके साथ और भी ज्यादा मजबूत होगा, और मुश्किल वक्त में वो लोग भी हमारी मदद करेंगे। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, वो सिर्फ बेवकूफ जानवरों का कबीला है, उन्हें पीस से क्या मतलब। और सबसे बड़ी बात ये है कि किंग को इस बारे में जरा भी नहीं बताया गया कि आप लोग हमारी आर्मी का राशन बिना इजाजत के लोगों में बांट रहे हैं। मास्टर गुरु से कहते हैं, हमारे पास किंग की इजाजत लेने का टाइम नहीं था। अगर हम एक भी दिन और रुकते तो वहाँ पर भूख से बहुत सारे लोग मर जाते। रीजेंट उनसे कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर वो मर जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो सिर्फ जानवर हैं। और आप ये सारे सवाल उठाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हैं। साथ ही रीजेंट आवाज देते हैं और कहते हैं, उन दोनों को अंदर ले आओ। ब्लैक ड्रैगन यूनिट के कैप्टन ने 2 बीस्ट को पकड़ रखा होता है, वो दोनों जंजीरों में बंधे होते हैं। मास्टर गुरु उनको देखकर कहते हैं, तुमने इन दोनों को क्यों पकड़ा है? उनमें से एक स्वर्ड मास्टर मूचिया होते हैं, जबकि दूसरे कमांडिंग ऑफिसर बीरू होते हैं। गुरु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रीजेंट से कहते हैं, तुम्हें इन लोगों को पकड़ने की क्या जरूरत थी? उन दोनों के हाथ में बॉक्सेस होते हैं। रीजेंट उन दोनों से कहते हैं, अपने बॉक्सेस को ओपन करो। वो दोनों जैसे ही बॉक्सेस को ओपन करते हैं तो उनके अंदर इंसानों के कटे सर होते हैं। ये देखकर किंग और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। किंग घबराते हुए रीजेंट से कहते हैं, आप ये सब कुछ यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? रीजेंट उनसे कहते हैं, मुझे माफ कर दें, लेकिन मुझे आपके सामने सबूत भी तो पेश करने थे। आपको ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं, इस तरह का गंदा काम मेरे जिम्मे डाल दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उन दोनों सरों में से एक सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का होता है, जबकि दूसरा सर ग्रेट टीम के लीडर का होता है। रीजेंट किंग से कहते हैं, आज के बाद ग्रेट टीम की कमांड को ब्लैक ड्रैगन टीम के कैप्टन संभालेंगे, उसका नाम साटो होता है। और एक हफ्ते के बाद साटो इन दोनों यूनिट्स को लेकर ईस्टर्न ट्राइब पर जाकर हमला करेंगे। ये सुनते ही मूचिया और बीरू दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने हमसे कहा था कि अगर हम दोनों सरेंडर कर देते हैं तो तुम हमारे लोगों की मदद करोगे, लेकिन अब तुम हमारे ट्राइब पर हमला करने की बात कर रहे हो। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। उसी वक्त साटो उनकी जंजीरें खींचता है। रीजेंट उनसे कहता है, मैंने तुम लोगों से ऐसी कोई बात नहीं की, मेरी तुम्हारे साथ ऐसी कोई डील नहीं हुई, तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पर हमारे किंग से माफी की भीख मांगनी चाहिए। बीरू मूचिया से कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि ये हमें धोखा देगा। हमें इंसानों पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमें पहले से ही पता है कि इंसानों के दिल सबसे ज्यादा बुरे हैं, और तुम देख लेना, ये इंसान एक दिन पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। मास्टर गुरु बीरू से कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ तक बात पहुँचेगी। फिर मास्टर गुरु किंग से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। अगर हम इन दोनों को यहाँ पर सजा देते हैं तो हमारी जंग छिड़ सकती है बाकी ट्राइब्स के साथ भी। किंग जैसे ही कुछ बोलने लगते हैं उसी वक्त साटो मूचिया की जंजीर ढीली कर देता है। मूचिया को महसूस होता है कि उसकी ग्रिप आजाद हो चुकी है और वो अपनी बाउंड्री फोर्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साटो नौटंकी शुरू कर देता है और कहता है, मूचिया मेरी पकड़ से निकल चुका है, कोई इसको पकड़ो। मूचिया जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और किंग से कहता है, तुम लोग मेरे कंट्री पर हमला करने वाले हो, तुम्हें इस बात का हमेशा भुगतना पड़ेगा और इसकी कीमत तुम्हारे किंग चुकाएंगे। मूचिया अपनी मैजिकल पावर से एक तलवार बनाता है और किंग की तरफ जंप करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। सोफिसास किंग के सामने आ जाता है और उसकी तलवार के वार को ब्लॉक करता है और मूचिया से कहता है, हमारे किंग की ऐसी बेइज्जती मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और साथ ही सोफिसास उसके पेट में अपनी तलवार मारता है जिससे वो मर जाता है। सोफिसास मूचिया से कहता है, तुम ग्रेट स्वॉर्ड्समैन होने के लायक नहीं हो अगर तुम मेरी तलवार के हाथों मारे गए हो। उसी वक्त साटो आगे बढ़ता है और किंग से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? और साथ ही मूचिया का सर काट देता है। जबकि मास्टर गुरु को सारी बात की समझ आ रही होती है। वो कहते हैं, ये सारा रीजेंट का प्लान है, उसने मूचिया को रास्ते से हटा दिया और साथ में ग्रेट ड्रैगन यूनिट भी अपने हाथ में ले ली। जबकि रीजेंट वहीं पर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर जियांग को रेजिडेंशियल एरिया की तरफ लेकर जाता है। वो दोनों एक पोर्टल के सामने रुकते हैं, एक ऐसा पोर्टल जिसे स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं अपने रेजिडेंशियल एरिया में जाने के लिए। जियांग उसे देखकर कहता है, ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा ही पोर्टल है। जियांग सोल्जर से पूछता है, आखिर ये पोर्टल्स कहाँ पर जाते हैं? सोल्जर उससे कहता है, जैसे कि हमारे शहर में ये स्कूल है, हमारे शहर में रेजिडेंशियल एरिया बहुत ज्यादा कम है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स बनाए गए हैं जो कि नॉर्थ बॉर्डर पर और ईस्ट बॉर्डर पर हैं। ये पोर्टल्स हमें वहीं पर जोड़ते हैं। ईस्ट वाली साइड पर जो हॉस्टल्स हैं
उनमें फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनका किराया भी ज्यादा है। जबकि नॉर्थ वाली साइड पर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इसलिए उनके किराए बहुत ज्यादा कम है। जियांग उसे कहता है, इसका मतलब यहाँ पर भी अमीर और गरीब वाला चक्कर है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अमीर वाली साइड पर रहेंगे। सोल्जर जियांग से कहता है, अगर तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करनी है तो ये लाजमी है कि तुम्हें हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। जियांग सोचता है, वैसे भी मुझे कैंपस में ही रहना है, क्योंकि सोफी सास जिस तरह मुझे घूर घूर कर देखता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।